बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन जोड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच जो है अब फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो चुका है, जहाँ बांग्लादेश ने 390 रन बनाकर पाकिस्तान को 437 रन का हदफ दिया है। खेल के अख्ताम पे पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स अपने स्कोर का खाता खोले बगैर क्रीज पे मौजूद थे और अब 2 दिन का खेल बाकी है। लेकिन पाकिस्तान में जहां जहां लोग पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को देख रहे हैं, किसी को भी ये उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान जीतना तो दरकिनार शायद ड्रॉ भी इस मैच को कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट के ये हालात क्यों कर हुए? क्योंकि ये पल दो पल की बात नहीं, एक तवील इसके पीछे किस्सा है, एक तवील कहानी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट आज इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अगर आज आप किसी से भी बात करें क्रिकेट के इस टेस्ट मैच के हवाले से तो कोई भी पुरुमीद नजर नहीं आता कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को ड्रॉ भी करने में कामयाब होगा। यही वजह है कि आज के शो में हमने एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है कि जो विकेट पर जब आते थे तो उनकी विकेट हासिल करना बॉलर्स के लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता था। उनकी विकेट हासिल करना किसी भी बॉलर के लिए एक कड़ा इम्तिहान होता था और आउट करना जो है वो एक सबर आजमा मरहला होता था। लेकिन आज पाकिस्तान के बैट्समैन क्यों अपनी विकेटों की हिफाजत नहीं कर पाते, क्यों क्रीज ऑक्यूपेंसी उनको नहीं समझ में आती, इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि पाकिस्तान को 437 रन का हदफ दरकार है और दूसरी जानिब बांग्लादेश को 10 विकेटें दरकार हैं अगले 2 दिन के खेल में। अब पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम की जो दुआएं बचा सकती हैं, अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान को जो है वो बचा सकते हैं कि बादल भेज दें और जो है वो बारिश बरस जाए और फिर पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को बचाने में कामयाब हो जाए, वरना इस टीम से तो किसी को भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। मेरे साथ मौजूद हैं अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और एक ऐसे प्लेयर है कि जो बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में जो है बड़ी यकसा अहमियत के हामिल थे। क्लोजिंग पोजीशन पे उनकी फील्डिंग की बात कर लें, दिफाई अंदाज से बैटिंग की बात कर लें, जारहाना अंदाज से खेलने की बात करें, किसी भी नंबर पे खेलने की बात करें और फिर जब ज़रूरत पड़े तो उनकी जब स्पिन बॉलिंग के हवाले से बात करें, हर शोबे में वो नगीने की तरह फिट बैठते थे। इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और हमारे खुसूसी जो है रिक्वेस्ट पे हमें आज वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया पाकिस्तान के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बाएं हाथ के प्लेयर आसिफ मुश्तबा साहब ने। शो में आसिफ भाई को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम अली। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत का आगाज़ करूं, अब तक इस मैच में क्या हुआ ज़रा एक नज़र डालेंगे अब तक की समरी पे कि गुज़िश्ता 3 दिन का जो खेल हुआ उन 3 दिनों में क्या रहा। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की, 278 रन स्कोर किए। लिटन दास हमेशा की तरह पाकिस्तान के खिलाफ रन करते नजर आए, 126 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा 232 रन पाकिस्तान ने बनाए, बाबर के 68 रन की बदौलत बांग्लादेश ने जवाब में 390 रन बनाए, अपने कैरियर की 14वीं टेस्ट सेंचुरी बनाई। मुशफ़क़ुर रहीम ने 137 रन की इनिंग खेली और ये किसी भी बांग्लादेश के प्लेयर की जानिब से सबसे ज़्यादा टेस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी है कि 14 सेंचुरी उन्होंने सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के लिए बनाई। लिटन दास ने एक मरतबा फिर 69 रन की उम्दा इनिंग खेली और अब पाकिस्तान को 437 रन का हदफ दरकार है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। आसिफ मुश्तबा साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं और इस टेस्ट मैच को ज़रा शुरू से डिस्कस करेंगे कि किस अप्रोच के साथ पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में एंटर हुआ। पाकिस्तान ने एक अच्छा टॉस जीता लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि फिर वही जहां हमने ग्रीन पिच देखी और ग्रीन पिच देखते ही जो मुखालिफ को बैटिंग की दावत दे दी और फिर ये हमने ये नहीं सोचा कि चौथे इनिंग में हमें खुद भी बैटिंग करनी होगी। तो आसिफ ये जो अप्रोच है, माइंड सेट है, ये आज की बात नहीं, एक तवील अरसे से माइंड सेट है कि ग्रीन पिच देखी और बगैर ये जाने बूझे कि हर सब पिच, हर हरी पिच जो है उसमें जो है वो पेस नहीं होता, उसमें उछाल नहीं होता, वो बैट्समैन को इतना तंग नहीं करती, हम मुखालिफ टीम को बैटिंग की दावत दे देते हैं। देखें, हम यहाँ से बैठ के बोल सकते हैं कि ग्रीन पिच थी और बाद में बैटिंग पिच होएगी, लेकिन जो वहाँ मौजूद हैं उनको ये ज़्यादा पता होता है कि वो पिच किस किस्म की है और माशाल्लाह सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको पता होना चाहिए। अगर उन्होंने गलत रीड की तो ये उनकी गलती है कि वो पिच को क्यों नहीं रीड कर पे, घास में कितनी जान है कि वो कितना हेल्पफुल करेगी। मैं जहाँ तक ये समझता हूँ, अगर ये चीज़ अगर वो समझते थे किसी सूरत में भी, तो ये हो सकता है कि ये थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट होता है, स्पेशली व्हेन जब एक कैप्टन जो है वो खुद बैट्समैन हो। तो ये मैं इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर सकता कि समटाइम्स बैट्समैन जो होता है, जो कैप्टन है वो सेफ मोड पे जाके कहता है कि चलो मैं अभी जो है ना मुश्किल हालात में शायद, क्योंकि और स्पेशली जब कप्तान ही खुद अपनी उसकी फॉर्म में स्ट्रगल कर रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के, लेकिन डेफिनेटली वो अकेला तो कप्तान जो है इस चीज़ का डिसीजन नहीं लिया होगा। उनके जो कोचिंग हेड कोच होंगे या जो भी इसके स्टेक होल्डर है डिसीजन लेने के लिए, उन्हें पूरा डिसीजन लेने के बाद किया हुआ। लेकिन
कौन उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, ये बात होती है। और हम देख चुके हैं पिछले मैच में भी, हम फोर्थ इनिंग में हमने स्ट्रगल किया था, तो इस चीज़ को देखते हुए दोबारा वही चीज़ पे उसी पिच पे सा खेलना, तो मैं समझता हूँ सरासर ये जो है ना, ये उनके लिए डिसीजन था वो गलत ले लिया उन्होंने। ठीक है। लेकिन आज भाई वही बात है कि शान मसूद का अपना तो डिसीजन ये होगा नहीं। पूरी टीम मैनेजमेंट है, सरफराज पाकिस्तान के प्रूवन कैप्टन है, एक तवील अरसे से डोमेस्टिक में इंटरनेशनल कैप्टनसी करते आ रहे हैं, फिर साथ साथ उनके साथ जो हमारे बॉलिंग कोच हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं, और साथ साथ उमर गुल को भी बड़ा एक्सपीरियंस है। तो पूरी टीम मैनेजमेंट मिलके भी क्या आप समझते हैं कि इतनी क्रिकेट खेल के, इतने क्रिकेट खिला के भी पिच रीड करने का आर्ट हमारे पास नहीं है? क्योंकि हम अक्सर इस किस्म के डिसीजन ले लेते हैं जो आगे जाके हमें कॉस्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें, चलो डिसीजन उन्होंने ले लिया पहले बॉलिंग करने का, तो स्कोर तो ऐसा नहीं हुआ कि उसके अगेंस्ट हम ज्यादा स्कोर बिल्ड ना कर सके। जनाब ने जिस मकसद के लिए बैटिंग सेकंड बारी करने की कोशिश सोचा था कि पिच थोड़ी आसान हो जाएगी, तो जो भी बांग्लादेश ने स्कोर किया उससे ज्यादा स्कोर कर सकेंगे, तो मैं नहीं समझता कि इसका टॉस से इस वक्त जो है रेलिवेंट है कि वो टॉस से कोई उन्होंने हमने कोई गलत डिसीजन था या सही था, वो अभी रेलिवेंट है। बात यह है कि इन्होंने बैटिंग में रन क्यों नहीं बनाए अपनी, और लीड ली, ताकि बांग्लादेश को बाद में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रन करने पड़े। फोर्थ में तो 150 175, इससे अगर हम उस पर ऊपर करने गए तो पाकिस्तान हमेशा मुश्किलात का शिकार रही है। और जो जब जैसा कि अब देख रहे हैं कि हमें 400 रन प्लस करने हैं मैच जीतने के लिए, जैसा आपने बात की ड्रॉ 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 कर लें या हार जाए, मेरे से नज़र में कोई अहमियत नहीं इसकी, चाहे ड्रॉ करें या हारें, मैच मेन मकसद है जीतना। ड्रॉ करें कौन से सुखाव के पर लग जाएंगे जी, आपने ड्रॉ कर लिया, बड़ी को तीर मार लिया आपने, ये डजंट मेक एनी सेंस ना, कि ड्रॉ कर लो या बारिश आ जाए, कुछ नहीं हो सकता इससे। ये नेगेटिव माइंडसेट है जो हमें, हम अभी तक इस चीज़ में कैरी कर रहे हैं, किस तरह बच बचा के निकल जाओ। ये चीज़ अब तक हम करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं खेल सकेंगे, हम हमेशा यही बात करते रहेंगे, इसी तरह होती रहेगी, ठीक है? कि हम बच जाएँ, बचा लें, सीट बचा लें, कुर्सियाँ बचा लें, बस ये चलता रहेगा सिलसिला इसमें। ठीक है, आसिफ भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो टीम सिलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे कि इमाम उल हक को ड्रॉप किया गया यहाँ पे बाबर आजम की जगह बनाने के लिए। ये फैसला जो आसिफ भाई किस तरह से देखते हैं, क्योंकि खुद भी बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, और इमाम ने पहली इनिंग में 45 रन की इनिंग भी खेली थी, उसके बावजूद उनको जो है वो जगह खाली करनी पड़ी बाबर आजम के लिए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि अब हम आसिफ मुस्तफा साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्शन थी वो इससे किस हद तक सेटिस्फाइड है। आसिफ भाई, बाबर आजम की जगह बनाने के लिए इमाम उल हक को ड्रॉप किया गया, एक ऐसा प्लेयर जो नई गेंद को सही सी ऑफ कर रहा था। पहले इनिंग में उसने 45 रन की इनिंग खेली, ठीक है, दूसरी इनिंग में उनसे रन नहीं हुए, लेकिन आप समझते हैं कि सऊद शकील जो बतौर वाइस कैप्टन खेल रहे हैं, उन्होंने उस टेस्ट मैच में कुछ नहीं किया और बहुत केयरलेस उन्होंने बैटिंग भी की, तो सऊद शकील को यहाँ पे ड्रॉप करने के बजाय इमाम उल हक को बिठाने का फैसला आप समझते हैं सही है या गलत है? ये देखिए, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं इस चीज़ के अंदर, कि अब वो जो जो मैनेजमेंट है, या कप्तान है या हेड कोच है या जो भी कोचिंग है, वो किस पे, एक होता है हर प्लेयर ये परफॉर्म करने के बाद भी ये ना वो कॉन्फिडेंस अर्न नहीं कर पाता अपनी टीम का ना समटाइम्स। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में यही वही सिस्टम हुआ है उसके साथ, इमाम के साथ, कि वो अपनी परफॉर्मेंस करने के बाद भी उसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो अर्न नहीं कर पाया, मतलब नहीं ले पाया अपनी टीम मैनेजमेंट का। तो उन्होंने या इमाम पे खिलाने के, उन्होंने साउथ के खिला के, हो सकता है साउथ के ऊपर उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, तो ये है। लेकिन अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो साउथ की सबसे, अगर स्टैटिस्टिकली रियली देखा जाए तो कप्तान की जगह नहीं बनती। पहले जो आजकल यही हो रहा है कि हमारे तीनों फॉर्मेट पे, तो वो जो है तीनों फॉर्मेट कप्तान जो है वो जिनकी टीम में जगह नहीं, वो तीनों फॉर्मेट कप्तान बने हुए। तो ये अब इसका तो हम कोई ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इमाम जो है ना, मेरे हिसाब से वो नहीं ड्रॉप होता था, ठीक है। अगर कोई ड्रॉप होता तो वो सऊदी होता था कि स्टैटिक्स पे जाए, मतलब कप्तान को निकाल, कोई एग्जाम कर दें इस चीज़ से, तो ये होता। लेकिन इमाम मेरा नहीं ख्याल कि उसको ड्रॉप करना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि आसिफ भाई खुद स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते थे। सऊद के लिए कहा जाता है कि जी शायद उनको इसलिए भी खिलाया गया कि वाइस कैप्टन तो है ही वो, लेकिन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। आप अभी जो उनके मौजूदा फॉर्म है उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि वो स्पिनर्स को सही तरीके से खेल रहे हैं, टेक्निकली सही खेल रहे हैं? क्योंकि हमने पिछले मैच में भी देखा कि वो स्वीप मारकर आउट हो गए इतनी जल्दी। वो पहले तो स्वीप नहीं खेलते थे, अभी हमने देखा कि बहुत अर्ली ऑन स्वीप खेल गए वो। देखिए, ये होता है समटाइम, क्या है ना, आप बैटिंग करते हुए समटाइम को डिसीजन ऐसा ले लेते हैं जो कि आपके अगेंस्ट चला था। अगर वही शॉट जैसे आप कह रहे हैं स्वीप किया उसने और
वही अगर मिडल ऑफ द बैट थी तो वो जो है वो आपको जो बाउंड्री आती तो सब कुछ सही हो जाता, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती हैं इसमें। लेकिन ये कि वो आउट ऑफ फॉर्म है एक्चुअली, और फिर तो टेस्ट मैचेस भी ज्यादा नहीं होते, तो वो एक जो एक पेशेंस या जो आता है टेस्ट मैच का जो एक माहौल बनता, वो उसके लिए नहीं बन पाया होगा अभी इतनी देर बाद खेलने के। लेकिन तो सब आउट ऑफ फॉर्म है मेरे हिसाब से। ठीक। बाबर बाबर आजम का क्या इशू देख रहे हैं? अभी पीएसएल बड़ा अच्छा उनका गया, पहला मैच वो खेले नहीं, अपनी नी इंजरी की वजह से उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई। फिर उसके बाद अभी इन्होंने 68 रन्स किए। उनके जो सबसे बड़े एडमायरर हैं कि जिन्होंने बाबर आजम को बकौल किसी के सिकंदर आजम बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, रमीज राजा साहब, अब वो भी पोस्ट मैच डिस्कशन में ये कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम को खेलना है तो उनको कॉन्फिडेंस लाना होगा, नाहिद राना जैसे बॉलर को खेलने के लिए अपने आप को थोड़ा सा उनको चेंज करना होगा। उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया उनके 68 रन की इनिंग के बावजूद। बाबर आजम का क्या इशू देख रहे हैं? आपको क्या लगता है आपको कि क्या वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं, या अभी भी आपको लगता है कि उनका कोई मेंटल ब्लॉकेज है जिसकी वजह से नाहिद राना को इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं खेल सके वो? देखें, आप जो नाहिद राना की बात करें, मेरे ख्याल है 140 प्लस इन्होंने बॉलिंग की है। और जो मैं पाकिस्तान टीम में कभी कभी जो ट्रेनिंग की ड्रिल्स कभी आते हैं, तो वो सारे साइड आर्म से इधर उधर खेल रहे होते हैं, पेस खेल रहे होते हैं। तो अगर वो इस पेस को अपनी प्रैक्टिस में खेल रहे हैं, तो उसको नाहिद राना को खेलने में उनको क्या प्रॉब्लम है? तो इसका सबसे बड़ा जो इशू है वो होता है स्किल। आप जो है, आपकी जो स्किल है वो थोड़ी सी कम हो गई है बॉल को जज करने की, क्योंकि आपको पता है जब कोई ड्रिल कर रहा पता है बॉल कैसे आनी है। लेकिन एक वही पेस की बॉल जब बॉलर भागता हुआ आता है, उसके रिस्क को देखना, उसकी लेंथ को देखना, वो एक डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ उनकी जजमेंट जो है वो लैग कर रही है हमारे बैट्समैनों की, चाहे वो बाबर आजम कोई भी हो, ठीक है ना। वो लैग कर रही है, तो वो जजमेंट को अगर अच्छा कर लेंगे तो उनको कोई इश्यू नहीं, क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस में स्पेस की तो बॉलिंग प्रैक्टिस में खेल ही रहे होंगे। लेकिन वहाँ जजमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है प्रैक्टिस में कम होती है बनिस्बत मैच में। और जहाँ से बाबर आजम की फॉर्म का है, तो वो बैट्समैन तो उसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा है उससे, मतलब जो किंग बाबर कहते हैं गलत नहीं कहते, लेकिन उसको उस अपनी जो उसकी जो स्टेटस है एज ए क्रिकेट बैट्समैन, टॉप बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान, वो उसको शो करना पड़ेगा हर मैच में। क्योंकि अगर जब लोगों की तवक्कात ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो जो है फिर उसको हर मैच में उससे सेंचुरी मांग रहे होते हैं, तो डेफिनेटली ये प्रेशर भी उसके ऊपर होता है। और जो आजकल जितनी जो एक तरह की जो क्रिटिसिज्म उसके ऊपर होता है, समटाइम कुछ ज़्यादा भी होता है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कुछ समटाइम मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हो जाता है, जिससे प्लेयर प्रेशर में अच्छा भाई, आप समझते आ हैं कि सकता है, और वो है। अच्छा भाई, आप जी। समझते हैं कि जो ये जो कॉन्सेप्ट आया थ्रो डाउन बॉलिंग का, इसने भी बैट्समैन को ख़राब किया है? क्योंकि आप कराची में काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, और मैं गलत नहीं हूं तो आपने अतीकुर रहमान जैसे तेज़ बॉलर को सीमेंट पे भी आपने खेला होगा। फिर पीआईए के नेट्स में आपके पास जाहिद मौजूद थे, आपके पास वसीम अकरम जैसे बॉलर मौजूद थे, अजीम हफीज़ मौजूद थे, आपके मुखालिफ टीम में केआरएल के जाफर नज़ीर मौजूद थे, यूबीएल से तनवीर मेहदी, वक़ार यूनुस भी खेलते थे। तो आप एक पेस बॉलर को खेलने की एक आदत डेवलप हो जाती है बैट्समैन को। लेकिन आपको लगता है कि अब जो वो थ्रो डाउन से जो प्रैक्टिस करते हैं उसने भी थोड़ा असर डाला है उससे? क्योंकि बॉल तेज तो आ जाता है लेकिन मूवमेंट नहीं मिल पाती। ये बात मैंने पहले इसी अपनी बात जिक्र कर चुका हूँ कि जो तो थ्रो डाउन जो हमारे मतलब जो हम प्रैक्टिस करते थे, अब यहाँ पे लोग कहेंगे हाँ अपने जमाने की बात करें, बात ये कि जो थ्रो डाउन होती है सिर्फ वार्म अप के लिए होती है। उसका स्किल वर्क से कहीं से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। एग्जैक्टली। आप सिर्फ स्पीड को आप जो है ना चेक करें, हाँ भाई स्पीड का आपकी टाइमिंग बैठ के आने की बजाय, लेकिन जजमेंट तो वही चाहिए ना। तो मैं तो हमेशा मैं इस चीज के मैं कभी फेवर भी नहीं हूँ कि थ्रो डाउन से आप कभी कोई स्किल वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे में देखे जो थ्रो डाउन से छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई आप जो है ना प्रॉपर जेन्युइन बॉलर को लगाएं, पूरी फील्ड खोलें, और फिर उसके बाद आप जहां मारना चाहे मारना है। इसमें दोनों की प्रैक्टिस है। बैट्समैन छक्के मारने की प्रैक्टिस करे, बॉलर छक्के से खाने से बचने से कोशिश करे। सीधा आप जब 4 डे की प्रैक्टिस करें तो बैट्समैन उसी प्रॉपर में रन बनाए और बॉलर उसी बॉल में उसको आउट करे। ये थ्रो डाउन से आपके पास कहाँ से आप स्किल आएगी? ये दुनिया भर में सारे कोचेस ने ये सारा एक ड्रामा किया हुआ है। थ्रो डाउन, साइड आर्म्स, इसकी कोई वैल्यू नहीं है स्किल वर्क में। आप देख लें सारी दुनिया के बैट्समैन ये बैटिंग कर रहे हैं और आपको क्वालिटी कहीं नजर नहीं आ रही होती। क्या वजह है इस बात की? क्योंकि अब उन्होंने रियल प्रैक्टिस करना छोड़ दी है ना, और करते होंगे तो बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस करते होंगे। ठीक है, आपने कोचेस की बात की, तो आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट के हामी हैं?
क्या कोच जो है वो लेवल वाइज क्वालिफाइड होना चाहिए, या अगर किसी ने टेस्ट क्रिकेट भी खेली और कोई कोर्स नहीं किया है तो क्या उसको कोच जो आप समझते हैं ज़्यादा बेहतर कोच वो साबित हो सकते हैं? क्योंकि इस स्कूल ऑफ थॉट के लोग ये कहते हैं कि जी हमने इतनी टेस्ट क्रिकेट खेली है तो हमें कौन बताएगा कि प्रेशर में कैसे खेलना है, किस तरह सिचुएशन को हैंडल करना है। और जो लेवल कोर्सेज कर कर आते हैं वो ये कहते हैं कि क्रिकेट साइंटिफिक हो गई है और जो है वो एक साइंस बन गई है, तो जब तक आप कोर्सेज नहीं करेंगे तो आपको साइंटिफिक अप्रोच जो है उसका इल्म नहीं होगा। नहीं, देखें, आप जो बात कर रहे हैं, अब मैं दोनों तरफ चलता हूँ। अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं, आपने अच्छी क्रिकेट खेली, अगर आप सर्टिफिकेशन कर लेंगे तो आपको एक चीज़ का ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी कि आप इसको डिलीवर कैसे करना है। और जो आप बात करें जिसने कोर्सेज नहीं किए हुए हैं या कोई, वो मेंटरशिप में ज़रूर आ सकते हैं कि बता सकते हैं कि इस पोजीशन पे या इस बॉलर के अगेंस्ट या इस कंडीशन में कैसे खेलना है। वो एक कोचिंग नहीं होती, वो एक मेंटरशिप होती है, बताना होता है टैक्टिकल। और एक जो कोचिंग होती है वो टेक्निकल होती है कि जिसमें आप जो है किसी प्लेयर की कोई गलती को पकड़ लेता है। पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन आया वो कोचेस को ये पता है कि उस गलती को रेक्टिफाई कैसे करना, उसको सुधारना कैसे। और वही हम लैक कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान कोचेस के अंदर, या जो भी सिस्टम है इस तरह है कि वो या तो काम नहीं कर पा रहे या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि जो भी गलती करता है तो उसको दुरुस्त कैसे करना, उसको सही कैसे करना, वो उनको आता है कि नहीं आता है। गलती तो है, वो तो कोई भी पकड़ सकता है। आप भी पकड़ सकते हैं, मैं भी पकड़ सकता हूँ, कोई भी। मैं अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलता, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, मैं उसकी भी गलती पकड़ सकता हूँ, लेकिन उसको मैं ठीक कैसे करूंगा ये मुझे कहाँ से आएगा। तो वो चीज आना बहुत जरूरी, दोनों चीज चलनी चाहिए। ये नहीं, अच्छा मैं उसको भी नहीं मानता जिसका सर्टिफिकेशन है, किताबें पढ़नी है और क्रिकेट नहीं खेली, उसको तो मैं नल नील बड़ा सिफर मैं कोच मांगता हूँ। मैं उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता जिसने क्रिकेट नहीं खेली और चाहे सर्टिफिकेशन कर ली उसने। एक दो एग्जांपल्स देते हैं पुराने ऑस्ट्रेलियन कोचेस की, वो एक हाथ ही होते हैं। मेजॉरिटी में आप देखें कौन है, सारे प्लेयर्स जो खेले हुए हैं या उन्होंने कुछ किया है। लेकिन अगर प्लेयर अच्छा है और उसने सर्टिफिकेशन कर लिए तो ये सोने पे सुहागा होता है, ताकि उसको डिलीवरेंस आ जाती है, उसको मैनेजमेंट आ जाती है। सर्टिफिकेशन तो मैं समझता हूँ कि हर प्लेयर के लिए जरूरी है अगर जो कोचिंग करना चाहता है एज ए क्रिकेट खेलने के बाद। ठीक है, राइट। आसिफ मुश्तबा साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्या कैप्टन फ्यूचर पूछेंगे और साथ साथ रिजवान की विकेट कीपिंग के हवाले से भी बात करेंगे कि रिजवान की विकेट कीपिंग को आखिर हो क्या गया है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे कुछ इंडियन क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि माइकल वॉन हमेशा से जो है वो आईपीएल को क्रिटिसाइज करते नजर आते हैं और अभी इन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को अगर जो है वो टेस्ट क्रिकेट को बचाना है तो फिर कोशिश करें कि आईपीएल से जो है वो मुतसादिम उनका स्केजुअल ना हो, क्योंकि हम सबको पता है और आसिफ भाई शायद मुझसे ज़्यादा जानते हैं ये बात कि माइकल वॉन का ताल्लुक जो है यॉर्कशायर से, और यॉर्कशायर के लोग जो है थोड़े से जो है वो कदामत पसंद होते हैं, तो वो टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत देते हैं। क्योंकि जेफ बैकवर्ड की आप बात कर लें और इस टाइप के दीगर प्लेयर की बात कर लें तो टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा अहमियत देते हैं, और यही माइंडसेट शायद जो है माइकल वॉन का भी है। इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं कि जो लीग क्रिकेट है उसको उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट जो है उससे मुतसादिम ना करें इसका स्केजुअल, और टेस्ट क्रिकेट को अहमियत दें। टेस्ट क्रिकेट तो क्रिकेट का नाम ही टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन आप जो आईपीएल या दूसरी टी20 लीग की बात कर रहे हैं, उसके बगैर भी मैं आपको समझता हूँ कि क्रिकेट जो है ना वो फ्लरिश नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ज़रिए आपके पास फंड्स आते हैं जो आप क्रिकेट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एज ए क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, उसकी अहमियत कम नहीं करनी चाहिए, उसके मैचेस बढ़ाने चाहिए। उसका सारा मसला वही है कि आपको एक टी20 गेम के जो फंड्स आते हैं या एक टेस्ट मैच की सीरीज है फंड्स में बहुत फर्क है। तो जिसकी वजह से अब आजकल जो आपके सामने क्रिकेट जो है टोटली बिजनेस बन चुका है, जिसकी वजह से ये सब होता है कम वक्त में कितना पैसा कमाया जा सकता है। तो ये टी20 लीग्स हैं वो उनको सबसे ज्यादा पैसा कमा के देती हैं, तो वो और इन आईपीएल उसका तो कोई डेफिनेटली आप किसी भी लीग से कोई मवाजना नहीं है। हम जो कहते हैं कि ये होता है, हम अभी उसके पहुंचने के बहुत दूर है, क्योंकि उनके पास पैसे की ताकत है, प्लेयर्स आते हैं, सब कुछ है, सब कुछ करते हैं। तो वो इसलिए वो जो है प्लेयर्स जो है उनको आईपीएल को प्रेफरेंस देते हैं, उनको वहाँ पैसा अच्छा, कम टाइम में अच्छा पैसा मिलता है। और टेस्ट क्रिकेट को अगर कोई ऐसा रूल बनाए कि आप जो है फॉर गुड के आप जो है ना कभी भी अपनी कंट्री को छोड़ के कहीं और नहीं खेलें, वो एक अलग चीज़ है। वो लीगल मैटर्स आते हैं, वो लीगल लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि इसको ऐसा बाउंड किया जा सकता है।
कह ठीक सकता है, हूँ। लेकिन वैसे अभी कह लेकिन रहे हैं टेस्ट क्रिकेट बहुत आसिफ भाई, आप कह रहे हैं भारत ने क्रिकेट को बिजनेस बना दिया, लेकिन ये लीग क्रिकेट आपको नहीं लगता क्रिकेट को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही है? वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट इसी तरह खत्म हो गई कि प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ली और उसके बाद वो लीग क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट शो हुआ। फिर साउथ अफ्रीका के कई ऐसे प्लेयर थे जो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर सकते थे, वो इस फ्रेंचाइज क्रिकेट की वजह से उन्होंने जल्दी क्रिकेट छोड़ दी। फिर अभी हमने देखा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टीम आ रही थी माजी में, उसके मेन प्लेयर नहीं आए, न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर नहीं आए, उन्होंने आईपीएल को तरजीह दी। अभी ऑस्ट्रेलिया के कई प्लेयर नहीं आ रहे हैं इस सीरीज में क्योंकि आईपीएल वहां पे वो खेल रहे हैं। तो आईपीएल क्या आईपीएल या कोई भी लीग जो है क्या इंटरनेशनल क्रिकेट को डैमेज कर रही है? इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्रिकेट को जो है वो खराब करने की तरफ जा रहे हैं? देखिए, अगर आईपीएल का विंडो या पीएसएल जो भी है, बिग बैश का विंडो टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट से उसमें आता नहीं है तो खेलें जो भी खेलें, लेकिन उसको कंट्री के क्रिकेट के ऊपर प्रेफरेंस देना वो क्रिकेट के लिए एक बहुत ही गलत बात है। क्रिकेट की मौत के बराबर है, ये तरह से मैं समझता हूँ कि अगर आप कंट्री को छोड़ के आप दूसरी लीग्स खेलने चाहते हैं तो ऐसा कोई सिलसिला इनको बनाना चाहिए। और डेफिनेटली वो आप जो है वो आईपीएल जो है वो प्लेयर्स को पर ओवरकम कर रही है कि भाई आप, क्योंकि आपको देखें ना, टेस्ट मैच खेलने के आपका पूरा एक प्रोसीजर होता है। आप टेस्ट मैच खेलते हैं, ट्रेनिंग है, टाइमिंग है, डिसिप्लिन है। आईपीएल के ज़्यादातर मैचेस जो होते हैं सुबह होते नहीं है। आजकल जो अब मैं समझता हूँ कि प्लेयरों को सुबह उठने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो इसीलिए हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जितने भी खेलते हैं, उनको किसी सूरत में भी जब भी वो पाकिस्तान में हों, उनको कोई भी गेम जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है वो नहीं छोड़नी चाहिए। ये समझता हूँ। बहुत सारी चीज़ें एलिमेंट है जो इस वक़्त इस लम्हे में हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन मेन चीज़ है कि डेफिनिटली जो टी20 क्रिकेट या आईपीएल क्रिकेट है वो जो है ना भारी पड़ चुकी है सब क्रिकेट के ऊपर। हम्म, ठीक है। अच्छा, अब जरा विराट कोहली की बात करते हैं कि विराट कोहली ने अभी भी जो है वो रन्स कर रहे हैं आईपीएल के अंदर, और जो आरसीबी है वो उनकी बैटिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। विराट कोहली से जब पूछा गया कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे तो उन्होंने कहा कि अगर मैं समझता हूँ मेरी ज़रूरत है टीम को तो मैं खेलूंगा, लेकिन अगर मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़े, अपने आप को साबित करना पड़े तो फिर मैं ऐसी क्रिकेट नहीं खेलना चाहूँगा। अभी साढ़े 10 जो इंडिया की टीम को हम देख रहे हैं कि उनकी मिडिल ऑर्डर में जो उनके कप्तान हैं, फातेह कप्तान हैं, सूर्या कुमार, वो एक बड़ा वीक लिंक नज़र आते हैं। आपको लगता है कि विराट कोहली जैसे आइकॉनिक प्लेयर की जगह बनती है भारत के मिडिल ऑर्डर में या टॉप ऑर्डर में? हमेशा बनती रही है, उसको उसकी क्या जगह कब नहीं बनी। विराट कोहली जैसे प्लेयर को जिस सर्कमस्टांसिस में जो भी है, जो भी उसने रिटायरमेंट कहीं से भी ली है तो वो तो एक तरीके से इंडिया का लॉस है, और इंडिया का लॉस रहेगा। और ये कोई विराट कोहली पहले प्लेयर नहीं, इससे पहले भी इंडिया में कई प्लेयर इसी तरीके से उनके अपनी लोकल इंटरफेरेंस या लोकल पॉलिटिक्स की वजह से जल्दी क्रिकेट छोड़ के जा चुके हैं। विराट कोहली की जगह देखें आप, उससे फिट प्लेयर बता दें आपके इंडियन टीम में हम्म। कोई होगा, उससे ज़्यादा रन्स करने वाले कोई प्लेयर आता है तो फिर जगह बनने की बात किया। वो बिल्कुल सही करके मुझे क्यों प्रूव कर, मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ तो मुझे क्या प्रूव करनी है। अगर आपने मुझे खिलाना खिलाएं, नहीं खिलाना तो I'm ओके। उसने ये साफ साफ से कहा, उससे मुझे कोई फिक्र नहीं है। आप खिलाए जाते मौजूद हो कंट्री के लिए, मैं खेलना चाहूंगा, खिला लें आप मुझे। परफॉर्मेंस के लिए प्रूव करना कि मैं वो करूँ तो वो तो एक शायद उसके लिए जाती है। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे ब्रेक पे आने, लेकिन जाते जाते ये मौजूद मुझे वाइंड अप करना है। सूर्यवंशी एक ऐसा एक सेंसेशन बनकर आया है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी आपके दौर में आपके सामने खेल खेल के सुपरस्टार बने। सूर्यवंशी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं छोटी सी उम्र में? देखें, अभी तो वो टी20 में काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी से डबल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहे हैं। हम अभी टी20 की बात कर रहे हैं। अगर अभी देखें उसको जब 50 के मैच खिलाएं या कभी टेस्ट मैच खिलाएं तो उसके बाद देखेंगे कंप्लीट प्लेयर बनते हैं कि नहीं, ठीक है ना। अभी टी20 में तो उससे बड़ा इस वक्त जो है परफॉर्मर तो अभी तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब इस उम्र में ऐसी बैटिंग करना एक बहुत बड़ी कमाल की बात है। ठीक, ठीक है। आसिफ भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, और जो कैंप लगा 28 खिलाड़ियों का उसमें साइम अयूब का नाम शामिल नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जरा से पहले हम टेस्ट मैच को डिस्कस कर रहे थे। आसिफ भाई, अब क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? शान मसूद की कप्तानी को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि शान मसूद की कप्तानी में मुसलसल मैचेस हार रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बतौर कैप्टन का ये आखिरी टेस्ट मैच, आखिरी सीरीज है? देखें, अभी फिर वही हम बात वहीं आ जाएगी, फिर हम दोबारा कप्तान चेंज करेंगे, ठीक है। कप्तानी का जो ख्याल है, अब देखें पहले ये चेक करना है कि जो कप्तानी वो कर रहे हैं, आए वो सही तरीके की कप्तानी कर रहे हैं, अपनी जो भी उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। टीम तो
परफॉर्म टीम ने करना होता, अकेला कप्तान तो नहीं करता ना। हाँ, अगर उसकी कप्तानी में जहाँ वो उसके जो स्टेक होल्डर और थिंक टैंक है वो समझते हैं कि हाँ, वहाँ वो लैप कर रहा है अपनी कप्तान में ऑन द फील्ड, मैं नहीं समझता कि इसको ऐसा कुछ वो कर रहा होगा, क्योंकि जब टेस्ट में तो बहुत टाइम होता है, अगर कोई कप्तानी को कोई सौंप तो कोच अंदर मैसेज भिजवा के उसको चेंज करा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेन चीज होता है कि उसके पास रिसोर्सेज क्या, हमारे पास रिसोर्सेज ये है कि ना हमारी बॉलिंग काम कर रही है ना हमारी बैटिंग काम कर रही है, और ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत नीचे चली गई, जिसकी वजह से हो सकता है कि ड्यूरिंग द कैप्टनसी वो अपनी बैटिंग के बारे में सोच रहे हो कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, एक प्रेशर बिल्ड होता है, उसमें गलतियां। लेकिन आप जैसा पाकिस्तान का में ट्रेंड है, आपने इतने अरसे, बल्कि वो तो काफी अरसे तक कप्तानी कर ली उसने। अगर कोई और होता तो शायद वो बहुत पहले कप्तानी से फारिग हो चुका होता। तो मेरे ख्याल में ये ऑन द कार्ड है कि शायद वो कप्तानी से चेंज कर दिया और करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, रिजवान के हवाले से क्या कहेंगे कि रिजवान की जो विकेट कीपिंग फॉर्म है वो मुसलसल डिक्लाइन होती नज़र आ रही है, उससे सीधी सीधी गेंदें भी नहीं उनसे पकड़ी जा रही हैं, और रिव्यू का जो एक बहुत बड़ा कीपर का रोल होता है वो रोल भी वो सही से नहीं कर पा रहे। कई रिव्यू ऐसे थे जो पाकिस्तान के हक में जा सकते थे, जब उनसे कंसर्न किया गया तो उन्होंने मना कर दिया और बाद में रिप्ले में पता चला कि वो आउट थे। रिजवान का आपको लगता है कि ये रिजवान का यह आखिरी टेस्ट मैच है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान को अगले ऑप्शन की तरफ देखना होगा? मालूम ये करना है पहले कि रिजवान जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, होता है परफॉर्मेंस बुरी होती है, कीपिंग बुरी होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पहले भी हो चुकी है, लोगों ने की है खराब गंदी विकेट कीपिंग, खराब विकेट कीपिंग की है। देखना ये है कि आया रिजवान अपने विकेट कीपिंग पे प्रैक्टिस उस तरह की से मेहनत कर रहा है जिस तरह की मेहनत करनी चाहिए, या उसको उसने ग्रांटेड लिया हुआ है, ठीक है। उसकी वजह से आप इस चीज़ को देखें कि वो अपनी मेन चीज़ है, परफॉर्मेंस किसी भी खराब हो सकती है। मैं इसको नहीं कर रहा कि मैं एक 2 मैच की परफॉर्मेंस से किसी प्लेयर को मैं राइट ऑफ करने के हक में हूँ। लेकिन अगर उसकी मेहनत नहीं है उस चीज़ के अंदर अपने फील्ड के अंदर, तो फिर वो एक कंसर्न है कि वो क्यों नहीं कर रहा। दूसरी जो रिव्यू की बात है, मैं समझता हूँ कि हर वक़्त हम कीपर के ऊपर क्यों रिलाय करते हैं। अगर मैं कवर पे खड़ा हूँ या मिड ऑफ पे खड़ा हूँ, कोई कॉर्ड बैन होता है, तो मुझे हमें पता होता है कि ये आउट है कि नहीं है, ठीक है ना? हर वक़्त हम कीपर से, ठीक है, कीपर की गलती मानता हूँ मैं इस बात को, कीपर को पता होना चाहिए कि उस कितना क्लोज़ है, नहीं है, ठीक है? लेकिन खुद भी कोई कप्तान, उसको भी कभी अपना डिसीजन ले लेना चाहिए समटाइम्स ना, कि अगर वो समझता है कि मुझे कन्फर्म है कि मुझे ये है, अगर वो कह भी रहा है कोई नहीं मैं ले रहा हूँ, ठीक है? तो वो नहीं है इसलिए कि वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी वजह से वो डिफेंसिव कप्तान हुआ हुआ है। वो अपने ऊपर कोई चीज़ लेना नहीं चाह रहा, ठीक है? कि अगर वो गलत हो गया डिसीजन रिव्यू, तो आपने कि वो फिर बात क्या होती, मैंने तो कहा था कि तुम मत लो, तुमने ले लिया। तो यहाँ ये जो ब्लेम गेम है ना, हम ब्लेम गेम से ही बाहर नहीं आते। हम्म। इसी बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसकी वजह से वो ये गलतियां हो रही हैं। कोई ब्लेम गेम से डर रहा है कि मैं अपने पर लेना ही चाह रहा, पूछ के ले रहे हैं। भाई पूछ के थोड़ी किया जाता है सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें खुद भी डिसीजन लेनी पड़ती हैं, लीडर बन के बनना पड़ता है, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो शान मसूद हो, कोई भी हो। तो इसमें जो है ना, गलती का गुंजाइश तो है ही नहीं रिव्यू के ऊपर, आपको एक चांस है तो। ठीक है। अच्छा आज़म भाई, चूंकि आप खुद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं और पाकिस्तान ने जो है वो गुज़िश्ता टेस्ट मैच में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी कि 5-6 बैट्समैन जो थे वो टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन थे वो मोस्टली जो थे वो लेफ्ट हैंडर ही थे, और जो 2 डेब्यूटेंट खेले वो दोनों भी लेफ्ट हैंडर हैं, अब्दुल्ला फजल और अजान ओवैसा। एक ने जो है वो डेब्यू पे 100 कर दिया, एक ने दोनों इनिंग में जो है वो 50 रन की इनिंग खेल दी। फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान का, और अगर आपने इन दोनों को खेलते हुए देखा है तो कैसा बैट्समैन इनको डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, अभी तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी करें और टेस्ट डेब्यू में आप बोथ इनिंग हाफ सेंचुरी करें। ये किसी भी प्लेयर के लिए ड्रीम डेब्यू होता है। तो अभी तो इनके 2 टेस्ट मैच हुए हैं, अभी तो खेलेंगे इनको, और इनको मतलब मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, हमेशा ये होता है, एक प्लेयर पाकिस्तान की तारीफ है कि कोई प्लेयर परफॉर्म करके आता है, 4000 कोचेस उसके पीछे लग जाते हैं उसको ठीक करने के लिए। कोई ना कोई चीज़ लाके आया था, तुम ये कर लो, वो कर लो, भाई उसको खेलने दें। जैसा भी खेल रहा है ना वो खेले, और अपने तरीके से खेले। मेरा मशवरा है कि भाई अपनी सोचो, कोचेस की बात ज़्यादा, और ना कि ज़्यादा कोचेस की बात के ऊपर जाने की ज़रूरत है। जो मेन पॉइंट है उसको लेकर चलो, हर माइक्रो कोचिंग में मत घुसना, वरना ये प्लेयर भी जाएँगे आपके पास। बिल्कुल इन्होंने को कोचेस का लिया मुख्तलिफ, ये भी गए। मैं भी बिल्कुल। बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव कोचिंग भी प्लेयर को काफ़ी ख़राब करती है, बाजी में कई ऐसे मिसालें। सर साइम अयूब जो अभी कैंप लगाया वाइट बॉल का, उसमें साइम अयूब का नाम शामिल नहीं है, क्या हम ये समझें कि साइम अयूब पे कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो गया? क्योंकि अगर वो 28 प्लेयर्स के कैंप में शामिल नहीं है तो इट मीन्स है कि उन पे से कॉन्फिडेंस पीसीबी का हट चुका है। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं हटता, डेफिनेटली उसने परफॉर्मेंस नहीं किया तो जिसके उसको बाहर किया हुआ। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि वो अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे
और आपको दोबारा बार बार खिलाएं, तो मेरे ख्याल में आप किसी अपकमिंग या आने वाले प्लेयर के लिए भी ज्यादती होती। वो वापस जाए, फॉर्म में वापस आए, परफॉर्म करे, वापस आए, दरवाजा तो खुले हमेशा ना, उसके दरवाजा बंद हो गया तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर उसका नाम नहीं है 28 में वापस आए। सीरीज तो चलती रहती है, आती रहती है, अब लोग अंदर बाहर होते रहते हैं, तो वापस आके परफॉर्म करो, सेलेक्ट करो। इसमें मतलब कोई ऐसी बुरी, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि उसका नाम नहीं है। ठीक है। अब सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि इस वक्त हर पाकिस्तानी यही सोच रहा है इस टेस्ट मैच को देख के कि तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन अब करना क्या होगा आसिफ भाई, अगर आपसे जो है हम टेक्निकल एडवाइस लें, पाकिस्तान को करना क्या चाहिए इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए, बारिश की दुआ के अलावा? बचाने के लिए क्या मतलब बचाने के लिए भाई? या तो मैच जीतना या मैच हारना। ये ड्रॉ का सिलसिला जब तक आपके जहन में आएगा आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। ड्रॉ करके आप कौन से तीर मार लोगे अगर मैच ड्रॉ हो जाएगा? कौन सा आपको आते बन जाओगे? मैच हार जाओ या जीत जाओ, ठीक है ना। आप जीतने के लिए मैच खेलो, उसमें हार जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप डिफरेंट जब ड्रॉ करने हो तो फिर तो लाजमी हारोगे आप। अगर आप ड्रॉ के चक्कर में गए ना, 2 दिन खेलना आसान थोड़ी है। 2 दिन आप खेलोगे, बारिश नहीं होती तो 2 दिन आसान थोड़ी, 2 दिन नहीं आप सर्वाइव कर सकते। और अगर आप 2 दिन खेल गए तो फिर मैच भी जीत जाओगे आराम से। बिल्कुल है, ठीक है। 2 दिन खेलना कैसे, ये तो देखना है ना कि वो शॉट सिलेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, और अंडर प्रेशर जो नॉर्मल गेम होती है, जब खेलते हो तो खेलते हो, बाकी अपनी तरफ पूरी मेहनत, पूरी कोशिश कर रहे हो, रिजल्ट तो आना है जो आप जितनी मेहनत करोगे आप। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच आसिफ मुश्तबा साहब, आपने मैं यूएसए से ज्वाइन किया बज़र वीडियो लिंक, और हमेशा आसिफ भाई अपनी मोहब्बत का इजहार हमारे साथ करते रहे, मुसीबत पे से वक्त निकाल कर जी स्पोर्ट्स को अपना कीमती वक्त जो है वो फराहम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को, टेस्ट क्रिकेटर आसिफ मुश्तबा साहब और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल फिर एक दफ़ा आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।